एक 30 साल का व्यक्ति अपनी खेत की तरफ जाता है और देर शाम तक जब अपने घर पर नहीं लौटता है तो उसकी पत्नी काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लग जाती है और वो अपने ससुर से कहने लगती हैं कि रोज़ की तरह वो घर पर आ जाते हैं, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, लेकिन अभी तक वो घर पर नहीं पहुँचे हैं। उसके ससुर काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लग जाते हैं और अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश करने लग जाते हैं। तो पूरे 2 दिन बीत जाते हैं, उसके बेटे का कहीं पे भी अता पता नहीं चलता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने के बाद नज़दीकी थाने में जाते हैं। थाने में जाने के बाद उसने बेटे की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवा लेते हैं और जैसे ही अगला दिन भी बीत जाता है, गांव के लोगों को आसपास के एक खेत की तरफ से बदबू आ रही होती है। उस खेत की तरफ जाते हैं तो एक 30 साल के लड़के की डेड बॉडी मिल जाती है, जिसके बाद इसकी खबर उसके पिता को लगती है। तो उसके पिता भी वहीं पर आ जाते हैं, उस डेड बॉडी की पहचान कर लेते हैं। उसके बाद वो रोने लगते हैं और रोने के बाद उस डेड बॉडी को लेकर अपने घर आ जाते हैं। जैसे ही उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करने लग जाते हैं तो वैसे ही पुलिस के कुछ अधिकारी उस मौके वारदात पर पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में कर लेते हैं। लेकिन उस एक व्यक्ति जो है उसके पिता है वो ये कहते रहते हैं कि इसके साथ तेंदुए ने अटैक किया है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। लेकिन पुलिस पहले तो इसी तरीके से मामला समझ रही होती है, लेकिन पुलिस को जब थोड़ा भी शक होता है तो उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के लिए भेज देते हैं। जैसे ही अगले 2 दिन के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उससे साफ पता चल जाता है कि इसकी तेंदुए के अटैक की वजह से मौत नहीं हुई है, बल्कि इसकी किसी व्यक्ति द्वारा मृत्यु की गई है। जब इस बात का पता लगता है, पुलिस इसकी जांच पड़ताल करने लगती है और जो मुजरिम जब सामने निकल कर आता है तो आसपास के लोग सुनने और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये व्यक्ति भी इस इंसान को मारने वाला हो सकता है। आसपास के लोग जो हैं सोचने पर ही मजबूर नहीं होते हैं, बल्कि ये कहानी सोशल मीडिया पर भी वायरल होने लग जाती है। जब सोशल मीडिया पर भी लोग जब इस बात को सोचते हैं, सुनते हैं, तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, मैं रमजान सैया और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है बिजनौर, और बिजनौर ज़िले के अंदर एक थाना लगता है नागला थाना, और उसी में एक छोटा सा गाँव होता है। उस गाँव का नाम किसोत्रा होता है। उसी गांव के अंदर रहने वाले सुभाष तोमर जो कि एक किसान होते हैं और उसका एक 30 साल का एकमात्र लड़का होता है जिसका नाम सौरभ तोमर होता है और उसकी एक बहू होती है। उस परिवार के अंदर सिर्फ 3 ही लोग होते हैं, लेकिन उस परिवार के अंदर सौरभ एक काम धंधे करने वाला व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि इधर इधर घूमता रहता है। वो बिल्कुल भी बेरोज़गार होता है, जिसकी वजह से सुभाष तोमर को इस बात की काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने लग जाती है कि उसकी बहू आने के बावजूद भी सौरभ तोमर किसी तरीके से कोई भी कमाई नहीं करता है, नहीं कभी काम पे जाता है, बस इधर इधर वो घूमता रहता है, जिसकी वजह से आए दिन सुभाष तोमर और सौरभ तोमर के बीच में झगड़ा होता रहता है। हमेशा की तरह झगड़ा होता है, लेकिन सुभाष तोमर जब भी अपने घर से इधर इधर जाता है शाम को जल्दी लौट जाता है। लेकिन 12 नवंबर 2025 के दिन सुभाष तोमर और सौरभ तोमर के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से सौरभ तोमर अपनी साइकिल लेकर खेत की तरफ चला जाता है और खेत की तरफ जाने के बाद जब शाम को जब अपने टाइम पर वो घर पर नहीं लौटता है तो उसकी पत्नी काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लग जाती हैं और परेशान होकर अपने ससुर से कहते हैं कि वो अभी तक घर पर नहीं लौटे हैं, सुबह के गए हुए, और हमेशा की तरह वो घर पर लौट जाते हैं। अब यहाँ पर सुभाष तोमर सौरभ तोमर के जो पिता होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लग जाते हैं और अपने बेटे की ढूंढने की कोशिश करने लग जाते हैं। धीरे धीरे 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसका कहीं पे भी अता पता नहीं चलता है। तो एक दिन थाने में जाते हैं, यानी नागला थाना में जाकर अपनी गुमशुदे की रिपोर्ट दर्ज करवा लेते हैं और जैसे ही वो घर पर आते हैं अगले 1 दिन और बीत जाता है। गांव के लोगों को, आसपास के लोगों को जब एक खेत से बदबू आ रही थी और बदबू आने के बाद जब उस खेत के अंदर जाते हैं, गन्ने के खेत के अंदर, और वहाँ पर जाकर देखते हैं कि एक 30 साल की सौरभ तिवारी की डेड बॉडी पड़ी होती है, जिस बात का पता सुभाष तोमर को लग जाता है। वो जैसे ही खेत में जाते हैं अपने बच्चे की डेड बॉडी को देखते हैं तो वो बिलक बिलक कर रोने लग जाते हैं और वो देखते हैं कि वो कहते हैं कि इसको किसी ने तेंदुए से अटैक किया गया है, इसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई है। जिसके बाद अपने बेटे की डेड बॉडी लेकर घर पर आ जाते हैं। वो जैसे ही अपने घर पर लौटते हैं तो घर वाले भी, उसकी पत्नी भी जो है काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती हैं अपने पति की डेड बॉडी देखकर और उसकी अंतिम संस्कार की तैयारी करने लग जाते हैं। जैसे ही अंतिम संस्कार की तैयारी होने लग जाती है, गांव का कोई भी व्यक्ति जो है पुलिस को इस बात की खबर दे देता है और पुलिस के अधिकारी वहां पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही पुलिस के अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं, वो भी इस डेड बॉडी को देखते हैं तो उन्हें भी ऐसा ही लगता है कि किसी तेंदुए ने इसके ऊपर अटैक किया है, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो चुकी है।
लेकिन पुलिस को थोड़ा भी शक होता है। गुमशुदा की रिपोर्ट पहले से ही थाने में दर्ज होती है, जिसकी वजह से उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में कर लेते हैं। उसके पिता एक ही बात कह रहे होते हैं कि इसके साथ तेंदुए से अटैक हुआ है, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई है। लेकिन पुलिस का अधिकारियों का कहना होता है कि आपने जो गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाई है अपने बेटे की, जिसके लिए इसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना होगा। जैसे ही अगले 2 दिन के लिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, तब तक पुलिस इस केस की जांच पड़ताल करती है। आसपास के लोगों को जब पूछताछ करते हैं तो इस बात का किसी को भी पता नहीं होता है कि आखिर सुभाष तोमर को मारने वाला व्यक्ति कौन है और इसकी मृत्यु का कारण क्या है। जब इस बात का पता पुलिस वालों को बिल्कुल भी नहीं लगता है, तो एक दिन वो सुनीता, जो कि सुभाष तोमर की पत्नी होती हैं, जिनकी उम्र 28 साल के आसपास हो गए होती हैं, उनसे जाकर एक बार पूछताछ करती हैं। तो वो बताती हैं कि मैं पक्का नहीं कह सकती हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मेरे पति की मृत्यु के पीछे मेरे ससुर का हाथ हो सकता है और मुझे ऐसा लगता है कि उन्हीं का यह किया कराया है। जब इस बात का पुलिस को पता चलता है तो सुभाष तोमर को गिरफ्तार कर लेते हैं और 17 नवंबर 2025 को गिरफ्तार करके सुभाष तोमर को थाने में लेकर आ जाते हैं, जिसके बाद उससे पूछताछ करते हैं। और पूछताछ करने के बाद सुभाष तोमर जो है इधर इधर की बातें करने लगता है। पुलिस अधिकारियों को वो भटकाने की कोशिश करता है। जब पुलिस अधिकारी जब उसके साथ कड़ी निंदा के साथ पेश आती हैं, उनके साथ प्रेशर करने की कोशिश करती हैं, तो सुभाष तोमर जो है टूट जाता है। टूटने के बाद एक कहानी सुनाने लगता है। सुभाष तोमर कहता है कि मेरे बेटे की शादी 2017 में तय होती है और उसके अच्छे खासे धूमधाम से शादी हो जाती है। लेकिन मेरे बेटे की एक ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो नहीं तो कभी काम पे जाता था और नहीं वो अपने खेत पर जाकर काम धंधा करता था। इसी बात से हम दोनों के बीच में आपस में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होने लग जाता है और हमेशा इसी तरीके से झगड़ा होता रहता है। सौरभ तिवारी हमेशा ही जो है अपना घर छोड़कर चला जाता था, लेकिन शाम होते होते ही वो अपने घर पर लौट जाता था, जिसकी वजह से उसके बीच में झगड़े ख़त्म हो जाते थे। लेकिन फिर एक नया झगड़ा सुबह से स्टार्ट हो जाता था। घर पर उनकी बहू अकेली थी, जिसकी वजह से वो जो भी काम होती हैं वो अपने ससुर को कहती रहती थी। इसके लिए इनके दोनों के बीच में आपस में एक अनैतिक अवैध संबंध बनने लग जाते हैं। दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा खासा रिलेशन बनने लग जाता है और इस बात की भनक सौरभ तिवारी तोमर को जो है कभी नहीं लगते हैं। अब दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा वक्त बीत जाता है और आए दिन इन दोनों के बीच में अनैतिक अवैध संबंध बनने लग जाते हैं। सुभाष तोमर, जो कि सौरभ तोमर की जो पिताजी हैं, और उनकी जो पत्नी हैं यानी बहू के साथ में उनके बीच में अनैतिक अवैध संबंध बनने स्टार्ट हो जाते हैं और ये रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। 8 साल बीत जाते हैं करीब, दोनों के बीच में अनैतिक अवैध संबंध बनते रहते हैं, लेकिन सौरभ तोमर को एक भी बच्चा नहीं होता है। अब इस बात की भी काफ़ी ज़्यादा सौरभ तोमर को परेशानी होने लग जाती है और इधर सुभाष तोमर भी सोचते हैं कि मेरी बहू के साथ मेरे साथ संबंध बना रही हैं और ये सिलसिला इसी तरीके से हमेशा चलता रहे। लेकिन एक दिन जैसे ही सुभाष तोमर अपने घर पर आ जाता है और घर पर आकर देखता है कि उसके पिताजी जो हैं अपनी बहू के साथ जो है एक ऐसी स्थिति में पाए जाते हैं, जिसके बाद सुभाष तोमर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो बार बताने के बजाय अपने पिता और अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करते हैं। वो उनको आपत्तिजनक स्थिति के अंदर देख लेता है और उनको काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है कि तुम इस तरीके के अगर रिलेशन में रहोगे तो मेरे गांव में आसपास के लोगों को जब इस बात का पता लगेगा तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा शर्म आएगी और मुझे गांव में जाना बंद हो जाएगा। लेकिन इस बात को वो धीरे धीरे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो एक दिन देखता है कि ये बात रुकने वाली नहीं है, ये बात यहीं पर छूटने वाली नहीं है, आखिर मेरे पिताजी जो हैं मेरी पत्नी को छोड़ने वाले नहीं हैं, तो वो एक दिन काफ़ी ज़्यादा अपने पिता के साथ झगड़ा करता है। झगड़े करने के बाद वो खेत की तरफ साइकिल लेकर चला जाता है। जैसे ही उसके पिता को इसकी भनक लगती है कि उसका लड़का खेत की तरफ गया है, तो वो पीछे से जो है 315 का एक तमंचा बोर 315 बोर का एक तमंचा उठाता है और फिर उस खेत के पीछे पीछे चला जाता है। जैसे ही सुभाष तोमर को गन्ने के खेत के अंदर अपने खेत के अंदर देखता है तो उसके पिता सुभाष तोमर अपने 315 बोर का एक तमंचा निकालता है, जिसके बाद अपने बेटे के ऊपर तान कर घोड़ा दबा देता है। उसके बाद वो गोली उनको लगती नहीं, क्योंकि जो है वो अंदर ही फंस जाती हैं, जिसकी वजह से सुभाष तोमर हड़बड़ा जाता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर मेरे पिता ही मेरी मृत्यु क्यों करना चाहते हैं। जब वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो उसके पिता जो है एक फावड़ा उठाते हैं। फावड़ा उठाने के बाद उसके सर पर मार देते हैं, जिसके बाद सौरभ तोमर वहीं पर गिर जाता है, जिसके बाद एक के बाद फावड़ा उसके सर पर मार देते हैं और उसके फावड़े की वजह से उसके शरीर को ऐसी तरीके से नोच देते हैं जैसे किसी तेंदुए ने इसके साथ अटैक किया है, किसी जानवर द्वारा इसकी मृत्यु हो गई है।
उसी लाश को खेत में फेंककर सुभाष तोमर अपने घर पर लौट जाता है और जैसे ही अपने घर पर लौटता है तो पूरे 2 दिन उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। अपने बहू के कहने पर आसपास के इलाके के अंदर उसको काफ़ी ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी डेड बॉडी का कहीं पे भी अता पता नहीं चलता है। जैसे ही 3 दिन बीत जाते हैं और 3 दिन बीतने के बाद जब आसपास के लोग इस डेड बॉडी को बदबू आ रही होती हैं तो वो गाँव खेत की तरफ जाते हैं। उस गन्ने के खेत में जाकर देखते हैं तो इस बात का पता लगता है कि सौरभ तोमर की जो है डेड बॉडी यहाँ पर हैं। जब इस बात का पता जब सुभाष तोमर को लगता है, वो खेत में आते हैं। कुछ पुलिस के अधिकारी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जिसके बाद ये कहानी सुनाने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि इसकी मृत्यु जो है किसी तेंदुए के अटैक की वजह से हुई है। पुलिस वालों को पहले तो ये मामला इसी तरीके से लगता है, लेकिन जब उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे होते हैं तब पुलिस के अधिकारी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, क्योंकि गाँव का किसी व्यक्ति ने इस बात की खबर दे देते हैं। और जैसे ही पुलिस अधिकारी वहाँ पर पहुँचते हैं तो इस डेड बॉडी को उठाकर अपने कब्जे में कर लेते हैं, जिसके बाद पोस्टमार्टम के लिए इसकी रिपोर्ट भेज देते हैं। जैसे ही अगले 2 दिन के बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और जैसे इस रिपोर्ट में पता चलता है तो सौरभ तोमर के ऊपर ये शक जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी ये गवाह दे देती हैं कि उसकी मृत्यु के कारण जो है कहीं न कहीं उसके ससुर का हाथ है। जब उसे पकड़कर पुलिस जब उसे पूछताछ करती है तो वो सारी अपनी कहानी सारी आप बीती अपनी बताने लग जाता है और वो कहने लगता है कि मेरे बेटे को मारने के पीछे मेरे ही हाथ हैं। अब ये कहानी पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है तो पुलिस 315 का एक तमंचा 315 बोर का एक तमंचा होता है और वो फावड़ा भी अपने कब्जे में कर लेती हैं और कब्जे में करने के बाद सुभाष तोमर को गिरफ्तार कर लेती हैं, जिसके बाद उसे हाई कोर्ट के अंदर पेश करती हैं, जहाँ से उनको जेल की सलाखों के पीछे हमेशा हमेशा के लिए भेज देती हैं। आज की कहानी सुनाने का मकसद हमें किसी को ठेस पहुँचाना नहीं, किसी को तकलीफ़ पहुँचाना नहीं, बल्कि आप जहाँ पे भी रहते हैं सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और सावधान रहिए। इस वीडियो के अंत में अगर किसी का अपना नाम लेना चाहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और एड्रेस ज़रूर से बता देना। वीडियो के अंत में आप सभी का नाम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लिया जाएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।